ओके एवरीवन, सो अपने चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं दैट बेसिकली परटेन्स टू नेशनल इनकम, जिसका नाम है नेशनल इनकम। ये चैप्टर दोस्तों दो हिस्सों में बटा गया है या दो यूनिट्स में बांटा गया है। यूनिट वन जो कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट, नेशनल इनकम से जुड़े हुए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, इनसे डील करता है। ये हो गया यूनिट वन। यूनिट टू अपना बात करता है केनेशियन इकोनॉमिक्स के बारे में। आज के क्लास में हर क्लास की तरह नेशनल इनकम के यूनिट वन से डिस्कशन होगा, नंबर वन। नंबर टू, एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। क्वेश्चंस को या कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी कि आपको याद रहे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव कि आप एक एमसीक्यू एग्जाम लिख रहे हो, ना कि एक रिटन आंसर, राइट, नॉट अ सब्जेक्टिव वन। सो मेक श्योर कि आप लोग हर बात को ध्यान से समझे, बिकॉज मैं की बातों पर फोकस करने वाला हूं इस क्लास में, ठीक है, पर्टिकुलरली यूनिट वन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे डिस्कस। सबसे पहला बात, अगर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं आपसे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि नेशनल इनकम इकोनॉमी का कैसा परफॉर्मेंस मेजर करता है। द आंसर इज शॉर्ट रन परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। नेशनल इनकम मेजर्स शॉर्ट रन परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। दूसरी बात जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम को, कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया, उनकी उसके पायनियर्स कौन है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखना होगा। नंबर वन इज साइमन कुजनेट्स एंड नंबर टू इज रिचर्ड स्टोन। तो अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है, मैं एडवाइस करूंगा आप लोग लिख लीजिए, साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट बात, नेशनल इनकम हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में मेजर कौन करता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके डिपार्टमेंट के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये याद रखेंगे अपने, क्योंकि अपने एमसीक्यू एग्जाम्स दे रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर स्टेट लेवल पर कोई पूछे तो याद रखिएगा, स्टेट डायरेक्टोरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कंपाइल द नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का क्या मतलब है, नेशनल इनकम का क्या मतलब है, वो मैं बहुत जल्द आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। बट उसके पहले ये कुछ तीन चार बातें जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। नेशनल इनकम कंट्री का कैसा परफॉर्मेंस मेजर करती है? शॉर्ट रन परफॉर्मेंस मेजर करती है। बात नंबर एक। एमसीक्यू नंबर वन यहाँ पे बन सकता है। एमसीक्यू नंबर टू, नेशनल इनकम के पाइनियर्स कौन है? तो साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोन, ये दोनों। सेकेंड पॉइंट, नेशनल इनकम हमारी कंट्री में कंपाइल कौन करते हैं, मेजर कौन करते हैं? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट लेवल पर नेशनल इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डायरेक्टोरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा थ्योरेटिकल आई नो, बट आफ्टर ऑल इट इज एन एमसीक्यू एग्जाम। सही है सर, बात सर समझ में आ गया। चार बातें क्लियर है नेशनल इनकम से रिलेटेड, और चारों एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं मैं। दो तरीके की एक्टिविटीज है, उसको अपने फटाफट समझेंगे। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव, जिनका गोल मनी अर्न करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होते हैं जिनका गोल, जिनका ऑब्जेक्टिव मनी जनरेट करना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो है जो फॉर द पर्पस ऑफ लव अफेक्शन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए घर पे खाना बना रहे हैं, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर वही आपके पेरेंट्स किसी 5 स्टार होटल में या कहीं पर भी बहुत बड़े शेफ है, उनको उसके लिए पेमेंट मिलता है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, राइट। ऑब्जेक्टिव पे निर्भर करता है। समझ में आ गया सर हमें? सवाल है सर ये नेशनल इनकम क्या है? याद रखिएगा, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सर इस फाइनल का क्या मतलब है? एक्चुअली दो तरीके के गुड्स होते हैं दोस्तों, इसको भी मैंने अपने नोट्स में कंपाइल करके रख रखा है। मेनली दो तरीके के गुड्स होते हैं दोस्तों, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और एक होते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल मैं अगर दूं, मान लीजिए व्हीट, ठीक है, आटा। आटे को यूज करके मैंने फॉर एग्जांपल ब्रेड बनाया, एक बार के लिए मान लीजिए। व्हीट को यूज करके मैंने ब्रेड बनाया, आप लोग एक बार के लिए ये बात समझ लीजिए।
तो जब दोस्तों मैंने व्हीट को ब्रेड में कन्वर्ट किया, तो ऐसा है कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हमें यह बोलता है कि दोनों का वैल्यू इंक्लूड मत करो नेशनल इनकम में, सिर्फ ब्रेड का करो, क्योंकि ब्रेड में तो व्हीट ऑलरेडी है, वरना क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी। फिर से बोलूं, फिर से बोलिए सर। मान लीजिए किसी ने 5 रुपए का व्हीट बेचा जिससे ब्रेड बना, और फाइनली ये ब्रेड का कीमत 15 रुपया हुआ, बिकने वाला कीमत, ठीक है, 15 रुपीज हुआ। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब आप लोग एनआई यानी कि नेशनल इनकम मेजर कर रहे हो ना, तो इसमें आपको 15 रुपीज इंक्लूड करना चाहिए। नेशनल इनकम मेजर करते समय आप लोगों को 15 रुपीज इंक्लूड करना चाहिए। आप लोगों को इंटरमीडिएट वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है। आप लोगों को व्हीट का, आटे का दाम इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेड आप बना रहे हो 15 रुपए का, उसमें ऑटोमेटिकली 5 रुपए का आटा तो लग गया। अच्छा, ये बात है सर, डेफिनेटली ये बात है सर, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नेशनल इनकम क्या मेजर करता है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि आप लोग अगर सोचो तो किसी गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू ही तो इनकम में ट्रांसलेट होता है। मान लीजिए आप लोग ये क्लास कर रहे हो जिसके लिए मैंने आपसे 100 रुपीज चार्ज किया, ऐसे ही मान लीजिए। तो जब आपने मुझे 100 रुपीज दिया, वो मेरा इनकम है। पर इनडायरेक्टली बोला जाए तो वो मैंने जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज दिया उसका वैल्यू भी तो है। यस सर, मॉनेटरी वैल्यू भी तो है। यस सर, तो ये यहां पर लिखा है, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। जी हाँ, एक बात आप लोग याद रख लेना, थोड़े देर में हम लोग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में आने वाले हैं, तो आप लोग ये बात को याद रख लेना कि नेशनल इनकम में बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं, पर हम लोग एनएनपीएट एफसी को इंपॉर्टेंस देते हैं। डिफॉल्ट मेजर नेशनल इनकम का है एनएनपीएट एफसी। सर ये बड़ा अजीब बात है, एनएनपीएट एफसी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर से बोलो सर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। इस पूरी बात को आप तोड़ोगे ना अभी? हाँ बिल्कुल तोड़ के समझाऊंगा, पर पहले आप लोग ये बात लिख लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है ना? अब एक एक टर्म को तोड़ के मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना? तो आप लोगों को समझ में आएगा बात। देखिए, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं। हाँ सर, तो हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को अगर कंसिडर कर रहे हैं एवरीबॉडी, अगर हम लोग ये जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दो वैल्यू पे होता है। एक जब प्रोडक्ट फैक्ट्री पे तैयार होता है, और एक जिस पर वो मार्केट में बिकता है। देखिए, फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार है, पर काफी बार गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी लेती है। काफी बार इंपॉर्टेंट बिजनेसेस जैसे फार्मर्स लोग के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो फैक्ट्री प्राइस में जब आप इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हो और सब्सिडीज माइनस करते हो, तो आप लोगों को एवरीबडी मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या मिलता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तब आप पहुंचते हो मार्केट प्राइस पे। जी हाँ, तो यहाँ पे एट फैक्ट्री कॉस्ट लिखने का मतलब है कि आपने जो नेशनल इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर किए हैं, वो आपने उनको फैक्ट्री के दामों पर कंसिडर किए हैं, मार्केट के दामों पर नहीं। पहली बात। दूसरी बात, नेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेट का कॉन्सेप्ट आप लोग सब जानते हो, आप लोगों ने अकाउंट्स भी पढ़ रखा है। मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी, क्योंकि मशीन भी तो एक गुड्स ही है। मशीन की वैल्यू 1 लाख है, उस पर मैंने 10,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो मशीन की वैल्यू हो गई 90,000। बस इतना सा ही बात है, बस इतना सा ही बात है कि जब 1 लाख की मशीन में 10,000 माइनस किए तो 90,000 बचा। तो अब अगर आपने मशीन को ओरिजिनल वैल्यू पे कंसिडर किया, उसको बोलते हैं ग्रॉस। एवरीबडी, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्यार से। और अगर आपने उसकी अल्टीमेट वैल्यू कंसिडर की, तो उसे हम लोग प्यार से नेट कहा करते हैं। तो यही फर्क है ग्रॉस और नेट के बीच में। ग्रॉस में हम लोग ओवरऑल वैल्यू कंसिडर करते हैं, नेट में हम लोग डिप्रिसिएशन के बाद की फाइनल वैल्यू को कंसिडर किया करते हैं।
सर समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। सर अब आपने कहा नेट का मतलब भी, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब भी। नेट का मतलब डेप्रिसिएशन हटाया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री प्राइसेस को कंसिडर किया हुआ है। सर नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू दो तरीके से आप देख सकते हो। एक, वो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर सिर्फ डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो इंडियंस हो, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडियंस भी है, फॉरेनर्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड्स भी है, तो अगर आप लोग इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, सिर्फ इंडिया, जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, तो उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, नेशनल नहीं। पर आप लोग इंडिया की जगह अगर इंडियंस कंसिडर करते हैं, चाहे वो इंडियंस इंडिया में रहते हो, चाहे इंडिया के बाहर रहते हो, तब उसे हम लोग नेशनल वर्ड का नाम देते हैं। ओह सर समझ आ गया। तो ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसे लोग जो इंडिया में रह के पैसे कमाते हैं या इंडियन है और बाहर भी पैसे कमा रहे हैं, अगर आप उनका इनकम जोड़ो तब नेशनल प्रोडक्ट आता है। इसका मतलब सर, जो फॉरेनर्स लोग इंडिया में रह के इंडिया में पैसे कमा रहे हैं, उनका इनकम कंसिडर होता है नेशनल प्रोडक्ट में? द आंसर इज नो। पर ऐसे इंडियंस जो बाहर में रह के, फॉरेन में रह के पैसे बना रहे हैं, इंडिया में भेजते हैं, वो लोग नेशनल प्रोडक्ट के अंदर कंसिडर होंगे। ऐसे लोगों को प्यार से हम लोग, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, नॉर्मल रेसिडेंट्स कहा करते हैं। ये हो गया नेशनल इनकम का वैल्यू और कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी आपको मैं बता देता हूं, जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का बात करते हैं, तो प्रोडक्ट का दो टाइप्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज के टाइम पे, इन इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। सर प्लीज रिपीट फॉर अस। फ्रेंड्स, ऑन वन हैंड यू हैव कंज्यूमर गुड्स एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव प्रोड्यूसर गुड्स। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सर क्या फर्क है दोनों के बीच में, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के बीच में? देखिए सीधी बात, नो बकवास, इधर देखिए। अगर मान लीजिए आप लोग, मैं एक मशीन लेकर आता हूं खरीद के अपने घर पर, अपनी फैक्ट्री में। इस मशीन से मैं बहुत सारे चिप्स के पैकेट बना सकता हूं। इस मशीन से मैं बहुत सारे चिप्स के पैकेट बना सकता हूं। अगर आप कोई ऐसा चीज लेके आओ जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, जैसे मैंने यहां पर मशीन के बारे में आपको बताया, तो दोस्तों वो हो गया प्रोड्यूसर गुड्स। तो दोस्तों वो हो गया प्रोड्यूसर गुड्स। पर आप कोई ऐसे गुड्स को लेकर आओ जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प ना करे। चिप्स, क्या ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है? नहीं। ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। जी हाँ बिल्कुल, जो चीजें फाइनल कंजप्शन के लिए है, एक टीवी, बना हुआ खाना, घर के अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ये सारे के सारे जो हो गए कंज्यूमर गुड्स हो गए। पर अगर आप कोई ऐसे गुड्स का बात करें जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मशीन, हाँ, या ऐसा कोई भी चीज, उसे हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। समझ में आ गया? जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है फर्दर प्रोडक्शन। सर हमें क्लियर है? कीवर्ड्स को याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप एक एमसीक्यू एग्जाम के लिए बैठ रहे हो। सही है सर। सर आपने हमें भी थोड़ी देर पहले नॉर्मल रेसिडेंट्स वर्ड बताया था, किसमें? नेशनल इनकम के डेफिनेशन में। तो सर नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट्स होते कौन है? क्या इस पर एमसीक्यू आ जा सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आइए अब मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं। दोस्तों नॉर्मल रेसिडेंट्स वो होते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या एक कंपनी हो, इंस्टीट्यूशन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो नॉर्मली तो हमारी कंट्री में ही रहते हैं, हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री नॉर्मली, एंड whose economic interest also lies in the country। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जो हमारे पैसे बन रहे हैं वो भी हमारी कंट्री में ही बन रहे हैं। जो हमारे पैसे बन रहे हैं, हमारा जो इनकम आता है वो भी हमारी कंट्री से आता है। ठीक है ना? सही है सर। एक एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन सेम होता है? नहीं। कोई सिटीजन ऑफ द कंट्री है और कोई रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, ये बिल्कुल सेम नहीं है। यस सर। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के वास्ते, तो इसको कायदे से समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड, यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, डज नॉट इंक्लूड को। आप लोग देखो, मैंने डज नॉट इंक्लूड को आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया है। सर ऐसा क्यों कहते हो डज नॉट इंक्लूड?
मैं अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनना। क्या नहीं इंक्लूड करता ये तो बताओ? सेकेंड हैंड गुड्स का परचेज एंड सेल। ये बड़ा अजीब बात है सर, सेकेंड हैंड गुड्स से क्या इनकम नहीं होता? मैं बोला होता है। तो फिर आप क्यों ऐसा बात करते हो? अभी समझा देता हूं, सुन लो बात को। देखो दोस्तों, होता क्या है, समझिएगा बात को। होता क्या एवरीवन, सेकेंड हैंड गुड्स में आज वो सेकेंड हैंड है, पर क्या कभी वो फर्स्ट हैंड भी थे? हाँ सर बिल्कुल थे। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। जब मैंने, मान लीजिए ये पेन का ही मैं बात कर लेता हूं, मान लो इस पेन की कीमत 10,000 रुपीज है, ठीक है ना, 10,000 रुपए है। ये मैंने 10,000 रुपए खरीदे, 10,000 रुपए में खरीदे, किसी को 10,000 रुपया मैंने दिया। जब मैंने किसी को 10,000 रुपया दिया, ये उसका इनकम हो गया? हाँ सर हो गया। अच्छा ठीक है, मेरे पास ये पेन आया, बहुत टाइम यूज हो गया, मैं अब कोई दूसरे डिवाइस पर शिफ्ट हो रहा हूँ या कोई दूसरा पेन ले रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई चलो इसको भेज देते हैं। इस डिवाइस की मान लीजिए डिप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद आज की कीमत 2,000 रुपए है, पर मैंने इसे 5,000 में बेच दिया। वाओ, मैंने 3,000 प्रॉफिट किया। पर अब आप समझो, नेशनल इनकम में मेरा कमाया हुआ 3,000 नहीं आएगा। पूछो क्यों? इसका रीजन है, नेशनल इनकम नए गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को कंसिडर करता है। ये गुड्स तो इकोनॉमी में पहले से है, इसीलिए इसमें कुछ नया नहीं है, एंड इसीलिए ये ऐड नहीं होगा। नेशनल इनकम दिखाता है उन नई गुड्स एंड सर्विसेज को जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है। पुरानी गुड्स हाथ हाथ बदल रहे हैं, इससे नेशनल इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कायदे से सुनते चलिए। नेशनल इनकम में सर मान लीजिए मैंने यही ट्रांजैक्शन OLX या किसी ब्रोकर के थ्रू किया। अब ये जो ब्रोकर या मिडिल मैन है, मान लीजिए वो बोला कि मैं एक जानता हूं पेन वाले को जो आपसे ये काम करवा सकता है, और ये पेन वाला मुझसे 500 रुपए का कमीशन लेता है। हाँ, ये बंदे ने जो सर्विस दिया, इसने मुझे सेकेंड हैंड पेन बेचने में मदद किया। पेन सेकेंड हैंड है, पर उसने जो ये सर्विस दिया वो तो फर्स्ट हैंड है। हाँ, क्या ये सर्विस आएगा नेशनल इनकम में? डेफिनेटली यस। जो भी नया है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। मूविंग ऑन, सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ ओनरशिप। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये नहीं समझ में आया हमें, जरा बताइएगा आप क्या है। मान लीजिए एक इक्विटी शेयर है, ठीक है, डिबेंचर है। आज मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीद लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज से मैंने 1,00,000 रुपए का शेयर लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 1,00,000 रुपए गए। जब ऐसा हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ, इकोनॉमी में कौन सा नया गुड्स क्रिएट हुआ ये बता दो मेरे को। सर कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली, सिंपल लॉजिक से चल रहा है। आपको पूछा जाए एमसीक्यूज में, इंस्टीट्यूट पूछे कि बता भाई ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं, जवाब बड़ा सरल है। ये चेक कीजिए, प्लीज चेक वेदर इन द इकोनॉमी न्यू गुड्स हैव बीन क्रिएटेड और नॉट। क्या इकोनॉमी में कोई नया गुड या नया सर्विस उस दौरान क्रिएट हुआ है? आपका जवाब है हाँ, तो मुबारक हो, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। नहीं तो नहीं बनेगा, खत्म, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर पेमेंट। अब क्योंकि ये शब्द आ चुका है, तो मैं आपको दो तरीके के पेमेंट्स अब साथ साथ में बताऊंगा, है ना। कोई भी इंडिविजुअल दोस्तों दो तरीके के पेमेंट करता है या रिसीव करता है, आपको जैसे सोचना है सोच लो। एक होता है फैक्टर इनकम और एक होता है दोस्तों ट्रांसफर इनकम। सर दोनों के बीच में फर्क बताइएगा क्या? बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। एक होता है फैक्टर इनकम और एक होता है ट्रांसफर इनकम। सर तो क्या फर्क है दोनों के बीच में? देखिए, अगर मैं मेहनत करके पैसे कमाता हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बदले मेरे को कुछ पैसे मिलेंगे मान लो, तो इसे हम लोग फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम कहते हैं। इट इज अ टू साइडेड अफेयर, क्योंकि मैंने सामने वाले के लिए कुछ किया, इसलिए उसने मुझे पेमेंट किया। लेकिन वहीं आप लोग सोचिए कि अगर मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियर हूं, और अब मुझे एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर मुझे रिटायरमेंट के बाद कुछ पेंशन घर पे हर महीना मिलता है। उस समय जब मैं रिटायरमेंट के टाइम पैसे कमा रहा हूं, तब मैं इकोनॉमी में कुछ भी नया सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं क्या जिसके बदले मुझे इनकम मिल रहा है? नहीं, पर फिर भी मुझे इनकम तो मिल रहा है ना। तब देखिए ये वन साइडेड हो गया है।
कि सिर्फ मुझे मिल रहा है, मैं बदले में कुछ दे नहीं रहा, इसे ट्रांसफर इनकम कहते हैं। आपको घर में मान लीजिए गिफ्ट मिला, आपका बर्थडे था या आपने बहुत अच्छे स्कोर किए, मान लीजिए आपका बर्थडे था, तो इसे हम लोग ट्रांसफर इनकम कंसिडर करते हैं, जो आपको गिफ्ट मिला है क्योंकि बदले में आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई गुड्स या सर्विस नहीं रेंडर किया कि सामने वाला आपको जो है ये पैसा दे। हाँ सही है सर, सर बात सही है सर। तो ये याद रखिएगा, ट्रांसफर फैक्टर इनकम जो है ये बाइलैटरल ट्रांजैक्शन आता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि फैक्टर इनकम बाइलैटरल है मतलब टू साइडेड है, ट्रांसफर इनकम यूनिलैटरल है क्योंकि वन साइडेड है। सीधी बात, नो बकवास। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफर पेमेंट फॉर विच नो प्रोडक्टिव सर्विसेज आर रेंडर्ड, यही लिखा है, चिंता ना करें। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जिसके लिए आपने कोई गुड्स या सर्विस नहीं काम प्रोड्यूस किया, फिर भी आपको इनकम मिल रहा है, एग्जाम्पल पेंशन। अब ये भी मजेदार बात है सर, ये मजेदार बात है सर, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफर भी दो तरीके का होता है, एक होता है करेंट ट्रांसफर और एक होता है कैपिटल ट्रांसफर। मान लीजिए गवर्नमेंट ने पेंशन दिया, तो गवर्नमेंट के इनकम से कम होके जिसको पेंशन मिला उसके इनकम में ऐड हो गया, उसे करेंट ट्रांसफर कहते हैं। कैपिटल ट्रांसफर खैर इस सिलेबस में ही नहीं है, तो हम लोगों को जबरदस्ती इसके ऊपर चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता है। मूविंग ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के वास्ते, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये बात आप लोग रट लीजिए, याद रख लीजिए, लॉजिक समझा देता हूं। नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है सर। स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या फर्क होता है सर? देखिए, किसी भी इंडिविजुअल का, अगर आप वेल्थ कंसिडर करो, वेल्थ, अगर आप लोग किसी भी इनकम का, इंडिविजुअल का इनकम कंसिडर करो, तो आप देखोगे कि इनकम चेंज हो रहा है ओवर द टाइम, फॉर अ ईयर अलग होता है, बट वेल्थ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो फिक्स हो गया ना। तो जब आप किसी चीज का एट पॉइंट ऑफ टाइम बात करते हो, तब हम लोग उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पर नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग एक ईयर के लिए मेजर करते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि इस पॉइंट पे तुम्हारा नेशनल इनकम क्या है, सब ये पूछता है कि बताओ इस ईयर इंडिया का इनकम क्या था, व्हाट वाज कंट्रीज इनकम, व्हाट वाज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री फॉर दैट ईयर। ऑटोमेटिक इसका मतलब ये है। तो क्योंकि ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है, इसीलिए हम लोग नेशनल इनकम को दोस्तों फ्लो कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। सर आगे बढ़ो। सर नेशनल इनकम का क्या यूजेस है? सबसे पहला बात, बिजनेसेस को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है फ्यूचर। अगर कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो एक बिजनेसमैन ये समझ सकता है कि बिजनेस के लिए ये अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि नेशनल इनकम का बढ़ना मतलब लोगों के परचेजिंग पावर का बढ़ना, तो मतलब चीजों का डिमांड बढ़ेगा। इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अ बिजनेसमैन। ये कंपैरिजंस में हेल्प करता है सरकार को। गवर्नमेंट खुद के इनकम को दूसरे कंट्री के इनकम से कंपेयर कर सकती है, प्लस गवर्नमेंट खुद के इस ईयर के परफॉर्मेंस को पास्ट ईयर से कंपेयर कर सकती है। जैसा मैंने बताया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, अब अगर मान लीजिए नेशनल इनकम सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा है, मतलब सर्विस सेक्टर नेशनल इनकम की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये साथ साथ में हमें डेटा ये भी बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमें और मेहनत करना होगा, जिससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़िया करे हमारी कंट्री में। तो नेशनल इनकम पॉलिसीज क्या बनना चाहिए, उसकी तरफ भी हमें लॉजिक दिखाता है। बट क्या नेशनल इनकम पूरी तरह से एक सॉलिड वेपन है? द आंसर इज नहीं। लिमिटेशंस भी है नेशनल इनकम के कुछ। लिमिटेशंस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, कॉन्स ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहली बात, मान लीजिए मैंने बोला इंडिया का नेशनल इनकम, एक ऐसी रैंडम बात करता हूं मैं कि 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन हुआ, ऐसी रैंडम बात करता हूं। जब मैंने ये स्टेटमेंट पास किया, तो नेशनल इनकम बढ़ गया, बहुत बढ़िया, ये तो एग्रीगेट में बढ़ गया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि रिच और रिचर हो गया और पुअर और पुअरर हो गया हो। तो ये जो गैप है गरीबी का,
इनइक्वालिटी जो है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, क्या नेशनल इनकम ये दिखा सकता है? नेशनल इनकम तो टोटल में बता रहा है कि कितना बढ़िया हुआ कंट्री, पर हो सकता है अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। तो क्या नेशनल इनकम सही काम कर रहा है? नहीं। इसीलिए सबसे पहला प्रॉब्लम नेशनल इनकम के साथ है कि ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियरली नहीं दिखाता हमें। मान लीजिए नेशनल इनकम बढ़ रहा है, चलिए मान लिया, पर नेशनल इनकम के बढ़ने की प्रक्रिया में मान लीजिए हम लोग चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, हाँ, हम लोग एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हाँ, लोगों को हम लोग आराम ही नहीं करने दे रहे, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं वो लोग, और तब नेशनल इनकम बढ़ रहा है। तो एक बात बताओ, क्या कंट्री सच में डेवलप बन रहा है? क्योंकि डेवलपमेंट तब आप मानोगे जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। लोग भयानक मेहनत कर रहे हैं और फिर उनको खाने को रोटी मिल रहा है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, और 2 दिन, एक दिन बाहर घूमने मिल जा रहा है, तो आप क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा मानोगे उसको? नहीं। तो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो नेशनल इनकम ये बात को दिखाता ही नहीं है, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। तो ये भी प्रॉब्लम है इसके साथ। नेशनल इनकम ये दिखाता है कितना प्रोड्यूस हुआ है। हो सकता है कंट्री में गन्स बन रहे हो, असला बारूद, बॉम्ब्स बन रहे हो, रशिया और यूक्रेन, तो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है, तो नेशनल इनकम तो बढ़ेगा। बट क्या कंट्री के लिए अच्छा है? अरे साहब, ये वॉर में जा रहा है कंट्री, हाउ इज इट गुड? क्या ये अच्छा हो सकता है? नहीं। तो नेशनल इनकम ये नहीं दिखाता व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कि व्हाट डज नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट एंड व्हाट इट डज नॉट। तो अपने आंसर देंगे इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड, बट व्हाट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इज व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। नेशनल इनकम ये जरूर दिखाता है कितना बना है, क्वांटिटी बताता है, बट क्या बना है इससे नेशनल इनकम का कोई लेना देना नहीं है। और साथ साथ में ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस को कंसिडर ही नहीं करता, जबकि इन नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन से हमारा वेलफेयर, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है। मान लीजिए हम में से किसी की मदर हो ही सकती है कि हाउसवाइफ हो, तो हमारी मदर जो हमारे लिए घर पे काम कर रही है, उसकी वजह से क्या हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर नहीं हो रहा? क्या बात करते हो सर, बिल्कुल हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल इंप्रूव हो रहा है। बट क्योंकि हमारी मदर्स को इस चीज के लिए कोई पेमेंट नहीं मिल रहा, तो हम लोग इसको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते। तो सोचो, कंट्री में लोगों का वेलफेयर किसी एक्टिविटी से बढ़ रहा है, वो बात नेशनल इनकम इंडिकेट नहीं करता। किसी चीज से वेलफेयर गिर रहा है, जैसे चाइल्ड लेबर की वजह से, वो भी नेशनल इनकम इंडिकेट नहीं करता। इसलिए नेशनल इनकम जो है बहुत अच्छा टूल नहीं है वेलफेयर को मेजर करने के लिए। यही रहा कॉन्सेप्ट, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो अभी अभी हम लोगों को समझ में आया कि क्या जीडीपी ऑफ अ कंट्री कंट्री का वेलफेयर को इंडिकेट कर सकता है? सिंपल भाषा में आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो ये इनइक्वालिटीज दिखाता है, ना ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से वेलफेयर इंप्रूव होता है उनको कंसिडर करता है, ना ये उन ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से वेलफेयर कम होता है उनकी वजह से चेंज होता है। तो देयरफॉर सिंपल भाषा में अगर पूछो तो जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडेक्स ऑफ मेजरिंग वेलफेयर, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आइए दोस्तों, इसके साथ हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट खत्म किया। अब हम लोग चलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। हेडिंग का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हेडिंग का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सर्कुलर फ्लो मतलब पैसे का एक रूप से दूसरा रूप कन्वर्ट होना, मनी का चेंजिंग फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है पैसे का एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना। अब आप लोग देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। सर क्या मतलब है और क्या डिफरेंस है, थोड़ा बताइए प्लीज। ओके, देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, हाँ जी सर बन रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, हाँ जी सर बन रहे हैं। सबसे पहला फेज हो गया खत्म, प्रोडक्शन होना गुड्स एंड सर्विसेज का। एक बात बताइए, गुड्स एंड सर्विसेज बन तो रहे हैं, मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज बन गए, पर जिन्होंने आपको बनाने में मदद किया, क्या आप उनको उनका पैसा नहीं दोगे?
देंगे ना सर। इसको बोलते हैं इनकम फेज, जहां जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हाउस होल्ड्स, मेरे और आपके जैसे लोग, आपके पेरेंट्स, आप लोग ही तो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो। जी हाँ। तो ये हो गया सबसे पहले प्रोडक्शन फेज। फिर होता है इनकम फेज, जहां हम लोगों को इनकम मिलता है। इनकम को हम लोग क्या करते हैं, खर्चते हैं सर। क्या करते हैं, खर्चते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। हाँ या ना। इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। तो सर्कुलर फ्लो के कितने फेजेस है अगर पूछा गया, तो आप एमसीक्यू में आप लिखिएगा 3। कौन कौन से फेजेस है अगर पूछा गया, तो आप लोग लिखिएगा प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंडिचर फेज। सर हमें बातचीत क्लियर है, वेरी गुड यार। आगे बढ़े हम लोग। अब इकोनॉमी में ना, जो सर्कुलर फ्लो के मॉडल्स होते हैं ना, वो 3 तरीके के मॉडल्स होते हैं इकोनॉमी में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मतलब पैसे का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना जो चल रहा है, इसमें 3 तरीके के सेक्टर्स है जो हम लोग पढ़ सकते हैं। टू सेक्टर। टू सेक्टर में दोस्तों हम लोग हाउस होल्ड एंड फर्म्स को कंसिडर करते हैं। 3 सेक्टर, इसमें हाउस होल्ड मानते हैं, फर्म मानते हैं और गवर्नमेंट मानते हैं। ठीक है। और 4 सेक्टर में कौन कौन होता है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एग्जाम में अगर आ गया ओपन इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, तो एक ओपन इकोनॉमी मतलब जिसका फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस है। ओपन इकोनॉमी मतलब जिसका फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन है, ये हुआ ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में आपके 3 सेक्टर भी आ गए, 2 सेक्टर भी आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन। अगर हम लोग 2 सेक्टर मॉडल्स का बात करें, रेफर डायग्राम। चलिए एक बार मैं डायग्राम यहां दिखा देता हूं। तो 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग्स कुछ इस तरह का दिखता है, सुन लीजिएगा। हालांकि आपको एग्जाम में कोई डायग्राम बनाने नहीं बोलेगा, बट एक बेसिक आइडिया होने से, मान लो एमसीक्यू में लेबलिंग टाइप दे दिया तो आप तैयार रहोगे। देखो, हाउस होल्ड जो है बेसिकली फैक्टर सर्विसेज मतलब फर्म्स में जाके काम करते हैं। बदले में फर्म्स हाउस होल्ड्स को इन सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। मान लो सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है भाई। अच्छा, बदले में फर्म्स हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हाँ या ना। जो चिप्स है या ब्रेड है, ये है। और बदले में हाउस होल्ड्स फर्म्स को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज। ये है दोस्तों एक 2 सेक्टर फ्लो विदाउट डायग्राम, अगर आपको देखना ही था तो। इसको साइड में रख दिया। अच्छा सर, बात क्लियर है सर। ठीक है सर। मूविंग ऑन। यहां दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि सर्कुलर फ्लो चल रहा है। तो अभी आपको जो मैंने एग्जांपल दिया, उसमें मैंने आपको 2 फ्लोज पढ़ा दिया, आपको पता भी नहीं लगा। एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो, समझना बात को। अगर किसी ट्रांजैक्शन के वजह से, अगर किसी कारण की वजह से इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज दिया और हाउस होल्ड्स ने फर्म्स में जाके काम किया, यानी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, उसको बोलते हैं रियल फ्लो, जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहे होते हैं। पर आप लोग देखो, जब हाउस होल्ड ने फर्म्स के लिए जाके फैक्टर सर्विसेज दिया था, तो बदले में फर्म्स ने पेमेंट किया था। या जब हाउस होल्ड्स फर्म्स में जाके काम किया था, तो बदले में पेमेंट मिला था। उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मनी फ्लो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब होता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो का मतलब होता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग्स में रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो। ये बात आप लोग याद रखेंगे। 2 सेक्टर में रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो। 2 सेक्टर में रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं, बदले में उनका जो वैल्यू फ्लो कर रहा है वो भी इक्वल है, ऑफ कोर्स होगा ही। ठीक है सर, ये क्लियर है। आगे मानते हैं, मतलब समझ गए। मतलब मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में 5 लाख रुपए का फ्लो किया, तो बदले में पैसा भी तो 5 लाख रुपया ही जाएगा इधर से उधर। इसीलिए लिखा है रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो।
ठीक है सर, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग्स, अभी इसी में क्या आ जाता है, टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स। रियल में क्या होता है ना, देखिए वो डायग्राम को मैं रिपीट नहीं कर रहा, उसमें जो चीजें हो रही हैं वो हो रही है, पर अब आप लोग सोच के देखो, बीच में मैंने एक बैंक को लगा दिया, किसको लगा दिया, एक बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैंने लगा दिया। तो ये हाउस होल्ड्स क्या अपने सेविंग्स को यहाँ जमा नहीं करते, करते हैं, फर्म्स भी करते हैं। बदले में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, फर्म्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे फर्म्स इन्वेस्ट कर सके और बिजनेसेस कर सके। आप लोग देखिए यहाँ दो कॉन्सेप्ट और पैदा हो गया, इंजेक्शन और लीकेज। देखो आप लोग फील करो, यहाँ दो कॉन्सेप्ट और पैदा हो गया ये मेरे बोलते ही। वो दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इंजेक्शन और लीकेज। इंजेक्शन और लीकेज क्या है, इंजेक्शन और लीकेज सर? देखिए, इंजेक्शन का मतलब होता है इकॉनमी में और पैसे डालना। देखिए जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक ने फर्म को लोन दिया तो इकॉनमी में और पैसे डाले गए, हाँ या ना डाले, बताइए। यस सर, बिल्कुल डाले गए। ये हम लोग इसको कहते हैं इंजेक्शन, ताकि इकॉनमी में और पैसे आए। पर ये जो हाउस होल्ड ने पैसे सेव करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डाल दिए, इससे इकॉनमी में पैसा बढ़ा कि घटा? घटा, क्योंकि ये सारे पैसे बैंक में जाके जमा होने लग गए। हाँ जी दोस्तों, इसे हम लोग प्यार से कहते हैं लीकेज। क्या कहते हैं सर? लीकेज कहते हैं। सही है सर, बात समझ में आ गया हमें। याद रखिएगा, किसी भी इकॉनमी में ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, तीन बातें एक्चुअली। अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, मतलब इंजेक्शन और लीकेज इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। पर अगर पैसे सेव ज्यादा किए जा रहे हैं तो इनकम फ्लो कम होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर लोग ज्यादा सेव करेंगे तो लोग खर्च कम कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं तो बिजनेस बंद कर देंगे, बिजनेसेस बंद होंगे तो लोगों की नौकरियां जाएंगी। हाँ, पर अगर लोग सेव कम कर रहे हैं, इसका मतलब खर्च जोरदार कर रहे हैं, खर्च जोरदार कर रहे हैं, तब सोसाइटी में इनकम लेवल बढ़ेगा, क्योंकि फर्म्स और लोगों को काम पे रखेंगे और बिजनेसेस चलाएंगे। ठीक है सर, तो जैसे टू सेक्टर फ्लो में दोस्तों हाउस होल्ड्स थे और फर्म्स थे, वैसे ही थ्री सेक्टर में अब आपके पास आ जाते हैं हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। यहाँ पे अब कुछ और बातें चेक करनी होंगी, बात चेंज हो रहा है। बताइए सर क्या बात? देखिए अब आप, हाउस होल्ड है, फर्म है और गवर्नमेंट है, तो देखो इनके बीच में जो फ्लो है वो सेम ही है। हाउस होल्ड फर्म्स को भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट के लिए भी हाउस होल्ड काम करता है, हाँ या ना? और बदले में फर्म से भी पेमेंट मिलता है, फैक्टर पेमेंट गवर्नमेंट से भी मिलता है। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। नई बात क्या, आप समझो, गवर्नमेंट फर्म्स को जो इंपॉर्टेंट काम कर रही है उन लोगों को सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हाउस होल्ड से और फर्म से टैक्सेस लेती है। तो दोस्तों जैसे प्रीवियस केस में मैंने आपको बताया था कि सेविंग्स लीकेज है, ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट जो टैक्सेस ले रही है अब, वो भी तो लीकेज है। तो टैक्सेस एंड सेविंग्स आर लीकेजेस। पर गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है हमें, गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी दे रही है, या गवर्नमेंट इकॉनमी में जो पैसे इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट जो पैसे इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जो इकॉनमी में पैसे इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बोल सकते हो, या आप सोच सकते हो फर्म्स ने जो लोन दिया है फॉर इन्वेस्टमेंट या लोन्स, है ना, इसे हम लोग इकॉनमी में इंजेक्शंस कहते हैं, इंजेक्शंस कहते हैं, इंजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, बाय द वे टैक्सेस लोगों का खर्चा है पर गवर्नमेंट का इनकम है, भूलिएगा मत। तो याद रखिएगा, टू सेक्टर फ्लो में इक्विलिब्रियम कंडीशन था सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ करता था अगर आप एक टू सेक्टर इकॉनमी में रहते थे। लेकिन अगर आप एक थ्री सेक्टर इकॉनमी में हो तो दोस्तों क्या होता है, नंबर वन, सेविंग्स लीकेज है, जो लोगों को टैक्सेस मिला, लोगों ने टैक्सेस दिया, वो भी तो लीकेज है। लीकेज शुड बी इक्वल टू इंजेक्शन, जो गवर्नमेंट, जो फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे सब्सिडीज। ये जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट तो पैसा डाल रहा है एक तरह से इकॉनमी में खर्चा करके, सब्सिडी देकर, इसीलिए उसे इंजेक्शन कहते हैं, क्योंकि इकॉनमी में पैसा बढ़ना
मतलब इंजेक्शन, पैसा निकलना मतलब लीकेज। और अगर दोस्तों कभी भी लीकेज इंजेक्शन से ज़्यादा होगा तो इनकम कम होगा, और कभी भी इंजेक्शन लीकेज से ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी में इनकम फ्लो बढ़ेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टू सेक्टर में इक्विलिब्रियम कंडीशन था, सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। थ्री सेक्टर में कंडीशन है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, लोन एज इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू सेविंग्स प्लस टैक्सेस एज लीकेज। सर हमें ये बात समझ में आ गई है, वेरी वेरी गुड। सर अब फोर सेक्टर मॉडल आएगा, हमें पता है। फोर सेक्टर मॉडल में दोस्तों क्या होगा, अब एक्सपोर्ट होगा जिससे कंट्री में इनकम आएगा, और इंपोर्ट होगा जिससे कंट्री से पैसे जाएंगे। तो अब आप लोग सोचो, जरा सोच के बताना, इकोनॉमी में इंजेक्शन क्या क्या हुआ। इंजेक्शन मतलब पैसे का आना, जो इन्वेस्टमेंट है वो, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा है वो, प्लस जो हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग्स हो रहा है, हमने अमेरिका में या रशिया में कोई सामान बेचा, हमारे पास पैसे आए, ये तो इंजेक्शन है ना, इकोनॉमी में नया पैसा ऐड हो रहा है। और इक्विलिब्रियम के लिए लीकेज के बराबर होना चाहिए, सेविंग्स, टैक्सेस और एक्सपोर्ट हुआ है, तो साथ साथ कंट्री में इंपोर्ट भी तो हो रहा है। तो इंपोर्ट याद रखिएगा, एम इंपोर्ट दिखाता है, एम इंपोर्ट दिखाता है। सर समझ आ गया हमें, ठीक है। इंपोर्ट मतलब हमने कुछ मंगाया तो अब हमें पे करना होगा, तो सोचो कुछ पैसे जो हमारी इकोनॉमी के अंदर थे वो हमारी इकोनॉमी के बाहर निकल रहे हैं, दे आर फ्लोइंग आउट ऑफ द इकोनॉमी। सर हमें बात समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए, टॉपिक बढ़ चुका है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की तरफ। अब क्योंकि ये टॉपिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की तरफ बढ़ चुका है, तो मैं आपको कुछ चार पांच बेसिक फार्मूलेज हैं वो आप लोगों को समझाना चाहूंगा। बताइए सर क्या क्या फार्मूले हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्रॉस वर्सेस नेट। मैंने आज क्लास के शुरू में भी आपको बोला, जी काफी बार लिखेगा जीडीपी और एनडीपी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डीपी मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर बने हैं, चाहे वो इंडियंस बनाए चाहे फॉरेनर्स बनाए, ठीक है। पर आप मान लीजिए यहाँ पे जी और यहाँ पर एन है, तो दोस्तों कभी भी लाइफ में आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो आप लोगों को पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डेप्रिसिएशन उड़ाना पड़ेगा। जी हाँ, यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। बाय द वे इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन को कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी कहा जाता है। हाँ, जी हाँ, डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी माना जाता है। खैर जो भी है फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा कि ग्रॉस में से डेप जब माइनस होता है तो आप नेट पे पहुंचते हो। ठीक है सर, बात सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट, दोनों एक ही बराबर है। तो कोई ये मत सोचना सर फैक्ट्री कॉस्ट आप बोले फैक्टर कॉस्ट लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए चार खर्चे करने पड़ेंगे। रेंट, जो जगह लिया उसका रेंट, जो लोन आपने लिया उस पर इंटरेस्ट, जो स्टाफ हायर किया उसका वेजेस एंड सैलरीज, और जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहा है उसका प्रॉफिट। तो जब आप इन चारों को ऐड कर देते हैं तो जो खर्चा आता है उसको फैक्ट्री या फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले बेस प्राइस और मार्केट प्राइस। फैक्ट्री कॉस्ट से पहले आप बेस प्राइस पर आइए, फैक्ट्री कॉस्ट से आप बेस प्राइस पर आइए। देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना वो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं। पर मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं ये भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। क्या बात करते हो सर? हाँ, एक जो प्रोडक्शन के लिए लगते हैं और एक जो प्रोडक्ट के लिए लगते हैं मतलब सर आइए समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया दोस्तों, जब दोस्तों आपने कोई प्रोडक्ट बनाया ना तो गवर्नमेंट उसके मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी, या बिल्डिंग है तो स्टैम्प ड्यूटी ऐसा कुछ चार्ज करती है। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट के बनाने के लिए, इसीलिए नाम में है प्रोडक्शन। पर दोस्तों प्रोडक्ट बन चुका है, अब गवर्नमेंट ना उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर रही है उसके बिकने पर, जैसे जीएसटी, उसे कहते हैं प्रोडक्ट टैक्स।
जैसे प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगता है वैसे गवर्नमेंट प्रोडक्शन पे सब्सिडी भी देती है, वैसे ही जैसे प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है वैसे प्रोडक्ट पे सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर कभी भी आपको बेसिक प्राइस पर आना हो या बेस प्राइस पर आना हो या बेसिक प्राइस पर आना हो, तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है इसमें हम लोग प्रोडक्शन टैक्स जैसे लाइसेंस, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब जोड़ के प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप पहुंच गए कहां पर? तो आप कहां पहुंच गए बताइए? बेस प्राइस पर पहुंच गए। पर अब आप फैक्ट्री कॉस्ट से बेस प्राइस पर पहुंचे हो, ये ना भूलें, आपको मार्केट पे पहुंचना है। तो दोस्तों कभी भी बेस प्राइस से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है, तो मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए हम लोग बेस प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स ऐड करते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस करते हैं। ओह सर, बात समझ आ गया सर, हमें समझ में आ गया। और सिंपल मैं बात खत्म करूं, तो कभी भी मार्केट प्राइस दिया हुआ है और बोला है फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है या फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर दोस्तों दोनों बातें हो गई। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, और इन दोनों को ऐड कर लो तो आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट टैक्स का हिसाब और प्रोडक्शन टैक्स का हिसाब दोनों यहां पे कवर्ड हो गए क्या? डेफिनेटली यस, दोनों यहां पे कवर्ड हो गए। चलो 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 आगे चलो। ठीक है सर। अच्छा, एक और वर्ड है जो आपको समझा देता हूं, याद रखिएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगर आपको कभी भी नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कभी भी आपको नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है, तो आपको एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके दो मतलब होते हैं, एक होते हैं फ्रॉम अब्रॉड। अगर एनएफआईए पॉजिटिव है तो उसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, पर अगर एनएफआईए नेगेटिव है तो उसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहते हैं। कुछ भी हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए ऐड करेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट पर पहुंचेंगे। तो अगर आप मुझसे समरी चाहे, तो समरी कुछ इस प्रकार है, अगर आपको भी लिखना है तो, कि पहली बात, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए ऐड किए, ऑफ कोर्स फ्रॉम है तो ऐड हो रहा है, और टू है तो लेस हो रहा है ऑटोमेटिकली, है ना। नंबर टू, ग्रॉस में से डेप गया तो आ गया नेट। ठीक है। तीसरी बात आपके लिए है, तीसरी बात दोस्तों आप लोगों के लिए है, फैक्ट्री प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ते हैं तो आप लोग मार्केट प्राइस पर पहुंचते हैं। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है सर? कुछ ऐसा, इन्होंने आपको मान लो दे दिया कि भैया जीडीपी एट एमपी की ये वैल्यू है, तुम एक काम करो एनएनपी एट एफसी निकालो। आप चिंता मत करना, जो दिया हुआ है हमेशा रूल रट लो। सम करवाऊंगा, एमसीक्यू करवा दूंगा, चलो। जो दिया हुआ है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो, जो निकालना है उसको इक्वल टू के हमेशा राइट साइड में लिखो। फिर से बोलूं क्या? जो दिया हुआ है उसको इक्वल टू के हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो, जो निकालना है उसको इक्वल टू के राइट साइड में लिखो। अब देखो एक एक करके रिश्ता निभाओ। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट। तो ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करना होगा? डिप्रिसिएशन लेस, तो यहां लिख दो माइनस डिप्रिसिएशन। ओ, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है और आपको नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए करना पड़ता है, तो एनएफआईए प्लस कर लो। उल्टा कर रहे होते तो माइनस करते। मार्केट प्राइस पर हो और आपको फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंचना है। अब देखो, फैक्ट्री प्राइस पे नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ते हैं तो मार्केट प्राइस पे पहुंचते हैं, पर अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट में पहुंचना है तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस दोस्तों माइनस कर दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? अच्छा, इज दैट सो सर? हाँ जी सर, ये हो गया बातचीत खत्म। सर क्लियर है हमें बातचीत तो बिल्कुल। और याद रखिएगा, याद रखिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी में बेटर कौन है? हमेशा याद रखिए एनएनपी एट एफसी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ते हैं तब हम लोग मार्केट प्राइस पे पहुंचते हैं। ऐसे तो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट जोरदार टैक्स लगा लेगी तो मार्केट प्राइस बहुत जोर चला जाएगा, इसका मतलब कंट्री अच्छा कर रहा है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए एनएनपी एट एफसी को देखा जाता है, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट में रेंट, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ही खाली रहता है। ओके सर, आगे बढ़ो सर अब आप।
इनकम से जुड़े हुए और भी कुछ कॉन्सेप्ट हमारी सिलेबस में है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे सर। डिस्पोजेबल इनकम। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इंसान के पास पैसे जो खर्चे के लिए उसके पास अवेलेबल है, उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। उदाहरण देता हूं, हो सकता है मैंने किसी महीने सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमाए हो सकता है सिर्फ मैंने 1,50,000 कमाए हो। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे 30,000 रुपए का गिफ्ट मिल गया, तो एक्चुअली में मेरा डिस्पोजेबल इनकम 1,80,000 हो गया ना उस महीने का। यही समझा रहा हूं आपको। जी हाँ, यही समझा रहा हूँ आप लोगों को। इसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं एवरीबॉडी। इसको एवरीबॉडी डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ओह, सर समझ आ गया है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो खर्च के लिए अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। ओके, फिर आए सर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पे। सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेट ऑफ करंट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सरल भाषा में आगे देखिए। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है मतलब जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी मतलब समझ गए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब हो सकता है विदेश से मुझे 1 करोड़ का गिफ्ट आया हो और मैंने विदेश 50 लाख का गिफ्ट भेजा, तो ओवरऑल में तो मेरे पास 50 लाख ही रहा ना। तो इसका मतलब होता है नेट। जो विदेश से ट्रांसफर इनकम आया, हो सकता है ना कि यार कोई जो है फॉरेन से हमें एक्सटर्नल कुछ ग्रांट्स मिल गया हो, और ऐसा भी हो सकता है हमने किसी को ग्रांट दिया हो। तो ये सबको जोड़ घटा के जो आता है वो। वैसे ही नेट नेशनल, नेट मतलब डेप्रिसिएशन को छोड़ के, तो इसीलिए देखो ये ग्रॉस क्या बन गया, नेशनल। और एक और तरीका है, अगर आपको यहीं से स्टार्ट करना है तो फिर लास्ट में आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ये मत भूलिएगा कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमेशा मार्केट प्राइस पर मेजर करते हैं, नेशनल इनकम हमेशा फैक्ट्री प्राइस पर मेजर करते हैं, बात सही है। पर डिस्पोजेबल इनकम हमेशा मार्केट प्राइस पर। पता है क्यों? क्योंकि जब डिस्पोज कर रहे हो, डिस्पोज का मतलब है खर्चा करना, खर्चा करने के टाइम तो आपको मार्केट प्राइस पर ही खर्चा करना पड़ेगा ना, इस वजह से। ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम से दोस्तों जुड़े हुए 3 कॉन्सेप्ट है, ये मैं आप लोगों को अभी समझाना चाहूंगा। समझ लीजिएगा 3 कॉन्सेप्ट क्या है। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है ना। 3 कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट, पर्सनल और पर्सनल डिस्पोजेबल। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे हम लोग। बोलिए सर, सबसे पहले प्राइवेट इनकम क्या होता है? प्राइवेट इनकम क्या होता है? सिंपल बात, नो बकवास। नेशनल इनकम से शुरू करो। आपको याद होगा नेशनल इनकम में हम लोगों ने ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं किया था। पर आप लोग सोच के देखो, हम लोग अब नेशनल इनकम नहीं, डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम में तो यार भले ही मुझे गिफ्ट मिला हो, पर मेरे पास तो खर्चा करने के लिए वो पैसा आया ना। मेरे रिलेटिव ने मेरे को गिफ्ट दिया, लिफाफा दिया, तो क्या वो मेरे काम नहीं आएगा? आएगा। तो इसीलिए नेशनल इनकम ने उसको इंक्लूड नहीं किया, पर देखो हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। देखो, नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट भी काफी बार सब्सिडी और ऐसे हमें इनकम्स देती है, तो वो भी ऐड होगा, क्योंकि वो नेशनल इनकम में तो एडेड था नहीं। तीसरी बात, हम लोग प्राइवेट इनकम में से जो गवर्नमेंट बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट्स है, उसका इनकम माइनस कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के पास रहेगा, आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है गवर्नमेंट का, कोल इंडिया और ये सब, उन लोग का जो सेविंग्स है वो क्या हमारे काम आने वाला है? नहीं। इसलिए उसको भी हम लोग हटा देंगे। हाँ, हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है वो ऐड होगा, हमें कोई ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है वो ऐड होगा। दो चीजें मेनली हटाएंगे, इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। सर समझ आ गया हमें। पर्सनल इनकम अब निकालते हैं। प्राइवेट इनकम निकल गया ना, तो प्राइवेट इनकम में से आप दो चीजें माइनस कर दीजिए। पर्सनल इनकम मतलब जो मेरे हाथ तक पैसे आए। अरे भाई, गवर्नमेंट ने कोई प्रॉफिट, सॉरी किसी कंपनी ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो नेशनल इनकम में तो एडेड है।
पर क्या वो लोगों के हाथ तक पहुंचेगा? नहीं। इसीलिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हटा देते हैं। सर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या सेविंग्स तो आप पहले ही हटा दिए थे। गधों जैसा बात मत करो, वो खाली गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का था। यहां कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसी भी कंपनी का, वो हटाते हैं। माइनस जो पैसे कंपनी ने टैक्स दे दिए, वो क्या लोगों के हाथ तक पहुंचेंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि वो तो सरकार को मिल गया, तो वो भी पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। आ ठीक है। आगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये वो पैसे हैं जो खर्च करने के लिए बचे हैं। मान लो मेरे हाथ में 1,000 रुपए आए, अब हुआ क्या, गवर्नमेंट मेरे से 300 रुपया टैक्स ले लिया, पर्सनल टैक्सेस, इनकम टैक्स। माइनस गवर्नमेंट ने कोई मेरा 200 रुपया का चालान वालान कुछ काट दिया था, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, तो 500 ही तो बचा मेरे हाथ में। यस सर, बात समझ में हम लोगों को आ गया। राइट सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, जिसका मतलब है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जिसका नाम है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। एवरीबॉडी, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। देखो सीधी बात है, जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब डोमेस्टिक बाउंड्रीज होगा। यहाँ पे जो इंडियंस लोग बाहर पैसा कमा रहे हैं वो कंसिडर नहीं होते। आपको याद होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट जब समझा रहा था। खैर जो भी, अभी पॉइंट पर आता हूँ। खैर जो भी, अभी पॉइंट पर मैं आता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉमिनल हो गया और रियल जीडीपी हो गया। हाँ, नॉमिनल जीडीपी हो गया और रियल जीडीपी हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस चीज को समझिएगा, बात को। मान लीजिए 2010 में, खाली राइस का बात करता हूँ, राइस थे 50 रुपए केजी, ठीक है। और 2024 में राइस हो गए हैं 80 रुपए केजी। मान लीजिए क्वांटिटी जो 2024 में बिक रहा है राइस का, वो है 1 लाख। तो अगर आप नेशनल इनकम यानी नॉमिनल जीडीपी मेजर करो, तो आप करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, तो नॉमिनल जीडीपी रुपीज 80 लाख आएंगे, हाँ या ना? पर अगर आप करंट ईयर की क्वांटिटी को प्रीवियस ईयर मतलब किसी बेस ईयर से कंपेयर करो, तो 50 × 1 लाख कितना आएगा दोस्तों? 50 लाख आएगा। इसे हम लोग प्यार से रियल जीडीपी कहा करते हैं। हाँ, इसको हम लोग प्यार से रियल जीडीपी कहा करते हैं। सर समझ आ गया। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस, रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोला जाता है। आगे, आगे दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, है ना, जीडीपी डिफ्लेटर। एग्जाम में ना इसी को प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। तो अभी याद रखिए, हालांकि ये लोग अलग होते हैं, बट अभी के लिए याद रख लो। तो याद रखना, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी जो आया बाय रियल जीडीपी जो आया इनटू 100। परसेंटेज मत का साइन मत लगा देना। सर इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 2024 में जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो है 120, और हम लोगों ने बेस ईयर लिया है 2010 को। जीडीपी डिफ्लेटर 120 का क्या मतलब होता है? मतलब ऑन एन एवरेज हर कमोडिटी जो 2010 में 100 रुपए में बिक रहा था, वो 2024 में, क्योंकि 24 का डिफ्लेटर है, तो 24 में वही प्रोडक्ट 120 में मिल रहा है ऑन एन एवरेज। इस ये कॉन्सेप्ट है, ये तर्क है जीडीपी डिफ्लेटर का। और कभी भी आपको कंट्री में इन्फ्लेशन मेजर करना है, तो जीडीपी टू माइनस ईयर 1/1, मतलब मान लीजिए 2023 का जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर था वो था 115। अब आपको इन्फ्लेशन मेजर करना है, तो 2024 का क्या है, 24 में इन्फ्लेशन मेजर करना है, तो 120, 24 का डिफ्लेटर 115, 23 का डिफ्लेटर बाई 115 इंटू 100, यानी कि 5/115 इंटू 100, 523 जा, तो 100/23 आ गया। तो 4.4 या 5 के करीब ये आपका चला गया। 4.4 या 4.5 के करीब आप लोगों का ये लगभग 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 चला गया इन्फ्लेशन का रेट। हाँ, ऐसे मेजर होता है सर। यस, ऐसे मेजर होता है सर। तो इसका मतलब हम लोगों को ये इन्फ्लेशन मेजर करने में हेल्प करता है जीडीपी डिफ्लेटर। जी हाँ।
सर सही है बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर। सर, नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने तरीके हैं? दोस्तों, नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके हैं, क्योंकि सिलेबस में आता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। दोस्तों, नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके हैं, एक एक करके बात करेंगे। बट सबसे पहले मेरा फोकस है इस क्लास में इन तीनों मेथड्स को सिखाना नहीं। सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाना, वरना केवल हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे तो दिक्कत होगा। इसके बियॉन्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी बिगिन कर सकते हैं। अभी आइए कुछ एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करें, आफ्टर ऑल तब हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट होगा। सर चलिए बातचीत स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा डिलेड स्टार्ट करते हैं, और जिससे हम लोगों का क्या है, ओवरऑल प्रैक्टिस बेटर हो। राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो चलिए अभी अपने लोग बात करते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट, हाउ वी कैन सॉल्व इट, और व्हाट आर आवर आंसर्स। ठीक है ना? बोलिए सर। अब आप देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट? आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट? देखिए, इनकम ये फॉर अ ईयर मेजर होता है, एज ऑन अ डेट थोड़ी मेजर होता है, फॉर अ ईयर मेजर होता है। तो इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, तो ये तो फ्लो है। ओहो, ये आंसर नहीं है मेरा। डेप्रिसिएशन कभी भी देखो फॉर अ डे बाद पास कर रहा है कोई नहीं। डेप्रिसिएशन भी फॉर अ ईयर, फॉर 3 मंथ 6 मंथ जो भी है, तो ये भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ देम इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट? कैपिटल। हाँ, कैपिटल इन अ बिजनेस, वो तो एक ऑन अ पर्टिकुलर डेट फिक्स्ड रहता है, 6 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख। इसीलिए कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा आंसर कैपिटल हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा इनमें से रियल फ्लो है? मैंने आपको बोला था जब सर्कुलर फ्लो पढ़ा रहा था, तभी आप लोगों को बताया था, आप भूल गए हो। रियल फ्लो आपका फ्लो ऑफ गुड्स भी है, फ्लो ऑफ सर्विसेज भी है। सो बोथ ए एंड बी आर माई आंसर्स। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल फ्लो इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? बा, इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कौन सा नॉमिनल फ्लो का पार्ट बनता है, इज व्हाट दे आर आस्किंग। है कि नहीं? रियल फ्लो और मनी फ्लो, याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा आप लोग। जो नॉमिनल फ्लो है उसका लेना देना पैसे से है। किससे? पैसे से। तो मनी फ्लो से लेना देना है। सो दोस्तों, पहला वाला जो सवाल है हमारा, पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा, वो आंसर है। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स ऑफ हाउस होल्ड्स। ओह, यहाँ तो रियल फ्लो है, रियल फ्लो है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। याद रखना। तो कभी भी एग्जाम में नॉमिनल फ्लो पूछ रहा है तो आप लोग डर जाते हो, मुझे पता है। नॉमिनल फ्लो मतलब मनी फ्लो के बारे में सवाल किया जा रहा है आपसे। देखिए, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इस पे एमसीक्यू अभी नहीं कराऊंगा, ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर फ्लो पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो? देखिए 3 फेजेस होते हैं, इनकम, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, जनरेशन मतलब जनरेशन फेज प्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है। याद रखिएगा, लिख लीजिए अगर आप लोग को याद नहीं रहता है। जनरेशन फेज प्रोडक्शन फेज का ही दूसरा नाम है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज इनकम फेज का ही दूसरा नाम है। और डिस्पोजिशन फेज एक्सपेंडिचर फेज का ही प्यार से दूसरा नाम है। सो दोस्तों, मेरा आंसर तो ऑल ऑफ दी अबव आया। हाँ, सही है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। कुछ नंबर से डील करते हैं तो मजा आए, है ना? चलो आओ नंबर से डील करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वाओ। 73, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आधे बच्चे तो यही ढेर हो जाते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है प्यार से डेप्रिसिएशन। क्या मतलब होता है? डेप्रिसिएशन मतलब होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मैंने आपको एक ही चीज सिखाया है, जो 2 डेटा गिवन है उसको एक एक तरफ लिख लो, है ना? कहीं पे भी कुछ भी लिखो। मान लो मैंने जीडीपी एट एमपी इधर लिखा, कोई उधर लिखेगा तो भी चलेगा। ठीक है ना? और मैंने इधर पे साइड में नीचे में कहीं पर एनएनपी एट
एफसी लिखा, ठीक है ना, ये मुझे दिया गया है 7000 और ये अनपेड एफसी मुझे दिया गया 6250। कोई उल्टा भी लिखना चाहे तो लिख सकता है, इसमें रोने वाली कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसको मैं बॉटम लाइन बना दिया। हाँ ओके, अभी ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप रहे और क्या। ये 6250 बॉटम लाइन है, ठीक है। देखिए ग्रॉस है और यहाँ एन है, नेट। एक जगह ग्रॉस है, एक जगह नेट है। ग्रॉस से नेट जाने का एक ही जीवन में रास्ता है, वो है डेप्रिसिएशन, जो हमें निकालना है, जो हमें पता नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन है। इसे मैं एक्स ले लिया हूं, इसे मैं एक्स ले लिया हूं, ठीक है। ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मुझे नेशनल प्रोडक्ट तक जाना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुझे अगर नेशनल प्रोडक्ट तक जाना है तो दोस्तों मैं एनएफआईए ऐड करता हूं। एनएफआईए कितना है बताइए आप लोग, 150। एनएफआईए ऐड किया, क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट के लिए एनएफआईए ऐड होता है, बताया हुआ आप लोग को। हाँ जी, ठीक है जी। और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। फिर से मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, हाँ या ना बोलो, यस सर। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है सब, 250 है। तो सरल भाषा में बोलूं तो 7000 प्लस 150 हो गया 7150, और उसमें से 250 माइनस किया है ना। तो ये देखो 7150 माइनस 250 और क्या है, माइनस एक्स है, इज इक्वल्स टू 6250 है। अगर मैं x उधर भेज दूं और 6250 को इधर खींच लूं तो मेरा बात बन जाएगा, इक्वल टू x। अब अगर आप लोग सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स, 7150 है, 6250 है, तो ऐसा है कि ये 900 आ रहा है ना, 900 आ रहा है। 900 में से अगर 250 और माइनस कर दीजिएगा तो मेरे हिसाब से 650 के करीब आएगा आपका, चेक कर लीजिएगा, 650 करोड़। ओह सर बढ़िया यार, ये तो अच्छा है, सम हो रहा है हम लोग से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज ही किया, क्वेश्चन 69 हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट आज ही किया हम लोगों ने। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम एंड पर्सनल इनकम। मैंने आपको बताया था कि डिस्पोजेबल इनकम होता है पर्सनल इनकम जो मैंने कमाया, माइनस जो मैंने टैक्सेस पर्सनल दिया, माइनस मेरा चलान वालान पे जो पैसा कट गया। तो डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस मैंने जो पर्सनल इनकम टैक्स दिया, जैसा आप देख पा रहे हो, माइनस जो नॉन टैक्स पेमेंट चलान वालान के रूप में मैंने दिया वो। तो यानी ये हो गया। सो ओवरऑल हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं एवरीवन, एंड हमारा हो रहा है स्मूथली। आने वाली क्लास में जो इसी वीक में हम लोग करने वाले हैं, वीकडे पे ही करने वाले हैं, मैं आपको मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के भी सारे मेथड्स रिवाइज करवाने वाला हूँ, एंड देन वी विल डू उसका भी एमसीक्यूज। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे।